मित्रों, आप सभी को इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के व्याख्यान में सभी का स्वागत करता हूं। तो इस व्याख्यान में हमारा सहयोग दे रहे हैं हमारे कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम केवी और उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम और उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग अध्यक्ष शैलेंद्र नाथ मिश्र जी हमारा सहयोग दे रहे हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो मित्र इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के संचालन में हमारा सहयोग दे रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम जिसके ऑनलाइन पटल पर हो रहा है, तो यह 31वां व्याख्यान है। अब तक 30 व्याख्यान हो चुके हैं। 31वां व्याख्यान आज का है। यह व्याख्यान श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर कर्नाटक एवं मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलुरु के तत्वावधान पर संपन्न हो रहे हैं। तो मैं फिर से आज के इस व्याख्यान के मुख्य विषय विशेषज्ञ श्री लीलाधर मंडलोई जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर, आपका इस व्याख्यान में स्वागत है सर। तो आज का विषय इनका होगा विस्थापन और मेरी कविताएं। विस्थापन और मेरी कविताएं, जो हिंदी के वरिष्ठ कवि है, दिल्ली के सरिता विहार में रहते हैं। तो इनका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं। वे आए हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री लीलाधर मंडलोई जी का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। तिवारी जी। जी, धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आज के 31वें व्याख्यान में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और समस्त विद्वज्जनों, शोधार्थी बंधुओं, प्राध्यापक बंधुओं एवं विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हिंदी कविता के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में एक जो सुपरिचित नाम है श्री लीलाधर मंडलोई जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका व्याख्यान विस्थापन और मेरी कविताएं विषय पर अभी होगा। मेरे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी द्वारा ये कहा गया है कि मैं परिचय उनका दूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, पॉम्पे कॉलेज ऐकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, सभी के मार्गदर्शन और सहयोग आशीर्वाद के फलस्वरूप ये कार्यक्रम हो पा रहा है। सबको अभिवादन करते हुए, जहां तक परिचय देने की बात है, एक कवि का, एक साहित्यकार का सबसे बड़ा परिचय मैं जो समझता हूं वो उसकी कृतियां ही होती हैं। और लीलाधर मंडलोई जी अत्यंत सुपरिचित नाम है। उनके परिचय हिंदी साहित्य की जो दुनिया है और हिंदी के बाहर की भी जो साहित्यिक दुनिया है, उसमें मंडलोई जी का नाम सभी लोग जानते हैं। फिर भी एक हमारी परिपाटी है कि हम एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। 15 अक्टूबर 1953 को छिंदवाड़ा में एक बूढ़ी गांव में आपका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई आपकी शुरुआती दौर की छिंदवाड़ा में ही हुई।
और बाद में आपने पत्रकारिता से स्नातक किया। शिक्षक शिक्षा में भी आपने बीएड किया। उच्च शिक्षा के लिए आप लंदन गए और लंदन में आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की। बाद में फिर एमए हिंदी से किया। अलग अलग विभिन्न प्रकल्पों में आपने सेवाएं दी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक पद पर आप कार्य कर चुके हैं। प्रसार भारती बोर्ड सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न समितियों के आप सदस्य रह चुके हैं। आपका साहित्यिक योगदान कविता और कहानी के क्षेत्र में बिखरा हुआ है। प्रमुख कविता संग्रह आपके इस प्रकार हैं: घर घर घूमा, मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, एक बहुत कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने, लिखे में दुख, भीजे दास कबीर, जला वतन, मनवा बेपरवाह, रात बिरात, ये बदमस्ती तो होगी, देखा पहली दफा अदेखा, उपस्थित है समुद्र। इस तरह से आपने कई कविता की पुस्तकें, विभिन्न कविताएं लिखी हैं जो अलग अलग कविता की पुस्तकों में प्रकाशित हैं। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी आपने लोक कथाओं पर काम किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथाओं पर एक किताब आपकी प्रकाशित है। इसी तरह से पहाड़ और परी का सपना, यह लोक कथाओं का संग्रह है, यह भी प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त बाल कहानी संग्रह, चांद का धब्बा, पेड़ भी चलते हैं, ये आपके प्रकाशित रहे हैं। बुंदेली लोक रागिनी, बुंदेली लोक साहित्य का, लोक संस्कृति का जो सौंदर्य है वो इस किताब में व्यक्त हुआ है। और इसी तरह 3 डायरी की किताबें, यथा दाना पानी, दिनन दिनन के फेर, राग सतपुड़ा, और एक किताब जिसका इंतजार है, प्रकाशनाधीन है, वो ईश्वर कहीं नहीं। तो इस तरह से आपकी ढेर सारी काव्य कृतियां, गद्य कृतियां प्रकाशित हैं। कुछ फिल्मों का आपने निर्देशन किया है, जिसमें चेखोव की कथा पर एक फिल्म जो है बनाई गई है, जिसका निर्देशन आपके द्वारा हुआ है। एवं कथाकार ज्ञान रंजन पर वृत्त चित्र का जो निर्माण हुआ है, उसका भी निर्देशन आपके द्वारा हुआ है। आपकी कविता पुस्तकों का, कथा पुस्तकों का उड़िया, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ कविताओं के अनुवाद नेपाली भाषा में भी हुए हैं। इसी क्रम में आपको विभिन्न सम्मानों से, अलंकरणों से अलंकृत भी किया गया है, जिसमें मैं बता दूं कि आपको रामविलास शर्मा सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा दिया गया था। घर घर घूमा कविता संग्रह पर यह पुरस्कार आपको प्रदान किया गया था। इसी तरह रात विरात कविता संग्रह पर मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी सम्मान आपको प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा रजा सम्मान आपको प्रदान किया गया। पुष्किन सम्मान और नागार्जुन सम्मान से भी आपको अलंकृत किया गया है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक कवि का परिचय उसकी कविताएं होती हैं, एक साहित्यकार का परिचय उसकी साहित्यिक कृतियां होती हैं, और उससे बड़ा परिचय उसका शायद ही कुछ हो। कविताओं के आधार पर अगर देखें तो उनकी कविताओं का कैनवास, मंडलोई जी की कविताओं का कैनवास बहुत बड़ा है। आपने देखा कि ढेर सारे कविता संग्रहों में वो फैला हुआ है। अकेलेपन के बोध के साथ अपने अनूठेपन की गरिमा से युक्त उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जिसमें बहुत आकांक्षाएं और उम्मीदें भी हैं। जब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तानागिरू के नौजवान की उम्मीदों को कविता में व्यक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समूचे भारत के युवाओं की उम्मीदों में बदलती हैं।
या उनका एक प्रतीकात्मक निहितार्थ बनता है। चतुर्दिक उत्सव के वातावरण में एक माँ की जो घबराहट का जो चित्र है वो भी उनकी कविता में उसके सामाजिक और राजनीतिक कारणों पर जिस तरह से प्रश्नांकन करते हैं, वो पूंजीवाद की चालों को अपनी विभिन्न कविताओं में उनके द्वारा इंगित किया गया है। और सौंदर्य बोध के मामले में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बकरियों पर, मेमनों पर और न जाने किस किस पर, तितली पर। उनकी एक कविता घरेलू मक्खी है, वो घरेलू मक्खी तक में सौंदर्य बोध का संधान करते हैं। बहुत अद्भुत कविता है वो। इसी तरह से पराजय का अर्थ कविता में, पराजय भी जिनके लिए विजय है, वो कहते हैं कि मेरे लिए पराजय का अर्थ विजय है, और उसमें वो आनंद को तलाशते हैं। लोगों के लिए हो सकता है पराजय का अर्थ अनुभव हो, लेकिन आदरणीय मंडलोई जी की वो कविता जिसमें वो पराजय की बात करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए पराजय का अर्थ विजय है और आनंद है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक कविता में जो बात कही है वो उनके पूरे कृतित्व पर घटित हो सकती है कि वो लफाजी से बचने की सलाह कवियों को देते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि एक लेखक के लिए कितनी बड़ी हो सकती है लफाजी की सजा। और जिस तरह एक फक्कड़पन हमारे काव्य परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा रहा है, उनकी कविता एक जगह कहती है कि मधुर मधुर बज रहा है फाका मस्ती का संगीत। एक कविता से मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और परिचय तो जानने के लिए सही मायने में उनकी कविताओं के पास जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बता पा रहा हूं। एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी मेज पर टकराते हैं शब्द से शब्द, मेरी मेज पर टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। मेरी मेज पर टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। आग नहीं तो कविता नहीं। और इस तरह से वो कविता के लिए आग का होना अपरिहार्य मानते हैं या अभिन्न मानते हैं, एक की अनुपस्थिति में दूसरे की सत्ता ही नहीं मानते। तो स्मरण हो जाता है जयदेव का जो कहते थे कि असौ न मन्यते कस्माद अनुष्णम अलंकृति। वो अलंकारों का महत्व बताते हुए कहते थे कि अनुष्ण आग की सत्ता जैसे नहीं रहती है, वैसे ही काव्य के लिए अलंकार आवश्यक हैं। यहाँ लीलाधर मंडलोई जी के लिए आग आवश्यक है, अगर आग नहीं तो कविता नहीं। मैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस आज के बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान में आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी का लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा की ओर से, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलूर और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त एवं सुंदर विस्तृत परिचय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस व्याख्यान में हमारे साथ हैं जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी। तो इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी प्रेमी, हिंदी अध्यापक और शोधार्थी। तो मैं फिर से इन सभी का स्वागत करता हूं, और उसके साथ साथ समय व्यर्थ किए बिना मैं आज के व्याख्यान के लिए आदर पूर्वक हमारे वक्ता जो है आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, ये ऐतिहासिक अवसर है
कि मैं एक ऐसे मंच पर आमंत्रित किया गया हूं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो दिशाओं से जैसे कोई एक चीज आकर मिलती है, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो। तो ये जो मिलन स्थल है गंगा कावेरी व्याख्यान का, मैं इसे इस रूप में ऐतिहासिक मानता हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने मेरा परिचय दिया, वे बहुत उदात्त भाव में मेरे बारे में कह रहे थे। बहरहाल मैं उसका सुपात्र नहीं हूं, पर मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। प्रोफेसर मंजुनाथ जी हैं, उनसे मेरा पूर्व परिचय है और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। यहाँ बहुत सारे शोधार्थी और अध्यापक भी हैं जो इस व्याख्यान को सुन पाएंगे, तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मंच मूलतः अकादमिक मंच है और जिस विषय का मैंने चुनाव किया है वो विस्थापन केंद्रित है। मित्रों, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अमूमन बहुत सारे शोध करवाते हैं, हमारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन हमारे समय के सबसे केंद्रीय विषय क्या हैं, वो विषय हमारे छूट जाते हैं और हम लोग कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, गद्य हो, भाषा हो, तरह तरह से कुछ ऐसे विषयों पर ज्यादा शोध कार्य देखते हैं जो लगातार होते चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम नए समय के सामने हैं, नई चुनौतियां, नए खतरे लगातार मनुष्यता के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें उन विषयों की तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए जो विश्व के लिए, विश्व मनुष्यता के लिए, लोक मंगल के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं उन पर कम काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि विस्थापन जैसे विषय पर काम होना चाहिए, मेरे संज्ञान में है विस्थापन पर कुछ काम कहीं कहीं चल भी रहे हैं। मैंने ये सोचा कि मेरा जो 30-40 सालों का एक तरह से इस विषय के साथ अनुभव है, मैं चाहता हूं कि उन अनुभवों को आपके साथ शेयर करूं। मैं अकादमिक भाषा में उसकी परिभाषा, उसके इतिहास और जिस तरह से आप जानते हैं कि सिनॉप्सिस बनती है, मतलब उस तरह से मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। मैं सीधे विषय पर आऊंगा और चीजें, मेरे अनुभव और इसके साथ साथ मैंने जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विभागों में काम किया है, जहां जहां घूमा हूं, वहां विस्थापन को जिन रूपों में देखा है, मैं उनकी ही चर्चा करूंगा और इसके साथ अपनी कुछ कविताओं को सुनाता भी चलूंगा। हो सकता है उसमें एक कोई रिदम, एक कोई ऐसी लिंक है जो हमारे शोधार्थियों के काम की हो। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, वरना इस तथाकथित व्याख्यान को आप सुने, यही मेरी इल्तिजा है। मित्रों, ये जो विस्थापन है या निर्वासन है, ये एक शब्द नहीं है और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसे पढ़कर भी नहीं जाना है। आरंभिक रूप से तो ये मेरे अनुभव का हिस्सा है। विस्थापन बहुत त्रासद होता है। बहुत मुमकिन है कि ये मेरे सिलसिले में मारक ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी के एक शदीद तकलीफ का विषय जरूर रहा है। छोटे छोटे रूपों में ये बचपन से मेरा हमसफर है। बतौर परिभाषा और साहित्य में बाद में जीवन के दूसरे रूपों में आया और जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो इसकी विकरालता को जानकर मैं बहुत घबराया। बल्कि ऐसा भी हुआ कि प्रत्यक्षदर्शी होकर चेतना शून्य होते होते बची।
ऐसा ही तब हुआ जब मैं यहाँ दिल्ली में एक इलाका है मदनपुर खादर, वहाँ गया। वहाँ म्यांमार से भागे हुए जो शरणार्थी हैं, जिनको हम रोहिंग्या के नाम से जानते हैं, जो बांग्लादेश में जाकर शरणार्थी शिविरों में रहे और वहाँ से भी निकाले गए, तो उनमें से कुछ जो शरणार्थी हैं रोहिंग्या समाज के, वो दक्षिणी दिल्ली में मदनपुर खादर नाम की एक जगह है और शाहीन बाग से लगी हुई है। तो मैं वहां पर जाकर कुछ लोगों से मिला। वे बहुत घबराए हुए जीवन बिता रहे हैं, उनका इस देश में कुछ भी नहीं है। वे एक छोटी सी जमीन के हिस्से के लिए, पहचान के लिए और नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो एक तरह की नागरिकता का जो प्रश्न है, ये आज समूची दुनिया में नागरिकता का प्रश्न उन लोगों के लिए है जो बेवतन हुए हैं युद्ध के कारण, आतंकवाद के कारण, बड़े बड़े जो आपदा के जो प्रसंग हुए हैं, जिसमें जंगलों का जलना है, जिसमें ग्लेशियर्स का खिसकना है, जिसमें आंधी है, तूफान है और जो तरह तरह की आपदाएं आती हैं। तो उन चक्रों में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं या कर दिए जाते हैं। तो मैं आपसे रोहिंग्या समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। इसी कड़ी की एक खबर जो कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर नामक जगह है, वहां 3 तारीख को प्रकाश में आई, और वो ये कि कोई मोहम्मद सिद्दीकी साहब थे। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के एक स्थानीय दफ्तर में फोन किया और ये बताया कि अंडमान के समुद्र में एक जर्जर नाव में बांग्लादेश से मलेशिया के लिए कुछ निकले हुए रोहिंग्या समाज के लोग समुद्र में फंसे हुए हैं। उनमें से कुछ मारे जा चुके हैं और सिद्दीकी साहब उनकी मदद की गुहार लगा रहे हैं। अंडमान क्रॉनिकल नाम के अखबार के एडिटर है मिस्टर डैनिश गिल्स। उन्होंने ये समाचार सबसे पहले अपने एक छोटे से अखबार में अंडमान निकोबार में छापा और उसके बाद दुनिया को इस खबर का पता चला। ये बात प्रशासन के संज्ञान में लाई गई और उन्हें बचाने की कोशिश हुई। उन्हें जितने लोगों को बचाया जा सकता था उनको बचाया भी गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वे भागकर बांग्लादेश से आए हैं, तो उन्हें बांग्लादेश वापस जाना चाहिए, या वो भारत के समुद्र में पाए गए हैं तो भारत को उन्हें शरण देनी चाहिए। क्या होगा उनके साथ, इस बारे में कोई निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर प्रकाश में आया है कि उनसे कहा गया है कि वे उनकी नाव को ठीक भी कर दिया जाएगा और उन्हें बांग्लादेश वापस लौटना पड़ेगा। तो दुनिया की तमाम समुद्री सरहदों पर इस तरह के अनेक किस्से हैं, अनेक दास्तानें हैं और लोग अभी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें कहीं कोई शरण मिल सके। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि दुनिया में अपनी शाख के लिए जो बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या उनके जो अनुयायी हैं, वे किसी एक कारण से या दूसरे कारण से युद्ध की घोषणाएं करते हैं और युद्ध की घोषणाओं के कारण मारकाट होती है, बम गिराए जाते हैं, लोगों को भागना पड़ता है, वो घर बदर हो जाते हैं। तो इस तरह से एक नई शरणार्थी की जो हम कह सकते हैं कि प्रजाति है, वो युद्ध से निकल के सरहदों की तरफ या दूसरे देशों की तरफ भागती है और उन्हें भी शरण नहीं मिलती और वो ना कहो यूं ही मर खप जाते हैं या बिन पहचान रह जाते हैं
उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस बनी रहती है, उनको कहीं की नागरिकता नहीं मिलती। तो इस तरह के विस्थापन भी होते हैं। और आप जानते हैं कि इसका एक परिणाम तो हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख सके हैं, जहाँ पर की जो परमाणु बमों के कारण किस तरह से एक हिस्से की पूरी सभ्यता थी वो पूरी खत्म हो गई। और वहाँ से निकल के भी लोग दूसरी तरह के शरणार्थी जीवन को जीने के लिए विवश हुए। चूंकि एक ही देश का मामला था, तो जो बचे उनका इलाज कराया गया, इलाज भी मुमकिन नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्धों के कारण आपका वातावरण या आपका पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो ये जो हथियारों की होड़ है, ये जो पूंजी की भूख है, इसके कई ऐसे परिणाम हैं जो धरती से अंतरिक्ष तक देखने में आते हैं। जो हमारा पूरा व्योम है, पूरा आकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड से भर उठता है, मौसम अशांत हो उठते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, तरह तरह के तूफान आते हैं, और इन आपदाओं के कारण भी विस्थापन होते हैं। अभी आपने उत्तराखंड का देखा है कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स जिस तरह से पिघले हैं, जिस तरह से टूटे हैं, उनसे बहुत सारे लोग उन इलाकों में जहाँ घर हुआ करते थे उनके, जहाँ उनकी बस्तियां होती थी, जो पूरी नेस्तनाबूद हो गई, तो अंततः उनको उस जगह को छोड़कर नीचे कहीं आना पड़ा। तो वे अपने पहाड़, अपनी जमीन से विस्थापित हुए। यही हाल होता है आदिवासियों का, जिनको अपने जल, जंगल और जमीन बढ़ते हुए प्रभावों के कारण, जमीनों के हस्तगन के कारण, या किसी तरह से विकास के नाम पर उनकी जमीनों को लेने के कारण उनको छोड़ना पड़ता है। तो तरह तरह के ये जो विस्थापन है मित्रों, जो हम देखते हैं, इन विस्थापनों में नदियों की चीख भी है, भूकंप भी है, पहाड़ों का टूटना भी है, समुद्री जल स्तर का बढ़ना भी है, महामारियां हैं, पशु पक्षियों का पलायन है। तो आप देखेंगे कि अगर ये एक ऐसा विषय है जिसने केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मनुष्यता को प्रभावित किया है, और मेरी कविताओं का जो लुब्बे-लुबाब है वो विस्थापन की इन त्रासदियों से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं एक विस्थापन को लेकर मेरा अपना जो एक आत्मवृत्त है, यानी कि जो मैंने अनुभव किया है विस्थापन को लेकर, उसको सुनाता हूँ, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर कुछ कविताएं सुनाएंगे। मेरे बात करने का, पढ़ने का जो शिल्प है वो एक तरह से पोइटिक रहा है। तो मैं अपनी सारी बातें उसी के आसपास या उसी शिल्प में करता हूँ। तो कबीर की एक पंक्ति है, अपने प्यारों से बिछड़ते दर बदर अपने। ये उनकी एकमात्र गजल है, उसमें इस भाव की पंक्तियां आती हैं। तो उसी को केंद्र में रखकर मैंने ये आत्मवृत्त लिखा है। मैं किस गांव का हूं, मैं किस गांव का हूं, मेरा घर खो गया, जिसे बचाने के लिए मैंने छोड़ा उन्हें। यादों में जो बचा कितना कम, लेकिन छूटा बहुत। माँ बाप ने छोड़ा अपने पुरखों का घर, कि दो रोटी वहां कमाना मुश्किल हुआ। वे ताउम्र भटकते रहे, और ये भटकना विराजा मेरी जिंदगी में ऐसा कि कभी गया नहीं फिर। मैंने जिस मजूर बस्ती में अपने को होते और बनते बिगड़ते देखा, वह खो गई और नहीं मिलती बार बार लौटने पर। मेरे बचपन के दोस्त अब वहां नहीं है, और वो भूखी रज्जो जो किसान से चुरा कर आटा खा लिया करती थी भूख में, और वह गोंड चंपा जो ब्राह्मण की हवस में जन्मी सुंदर काया लिए अब दूसरों की हवस में अपना नाम खोकर किस ठौर ठिकाने पर है मालूम नहीं। और वे तमाम गरीब
रोजंदारी वाले खदानों के बंद होते ही चले गए कहीं। मैसो, लीला, अक्का और उनकी सहेलियों के सुरीले लोकगीत उजड़ गए बचपन के महुआर की तरह। सतपुड़ा में भालू थे, सतपुड़ा में भालू थे जिन्हें जंगली फल और शहद पसंद था। मदारी ले गए और नचाने लगे उन्हें बीच बाजार और जंगल से आती रही बचे खुचे भालुओं के रोने की करुण आवाजें। जिन आदिवासियों को अपने जल, जंगल और पशु पाखी के साथ देखा था, जिन आदिवासियों को अपने जल, जंगल और पशु पाखियों के साथ देखा था, वे भगा दिए गए अपनी जमीन से कि खदान के मालिकों को धरती चाहिए थी कोयले के भंडार खाली करने के लिए। जंगल के साथ छोड़ते गए घर, जानवर और दुर्लभ वनस्पतियां। मां कोसती और रोती रही उनके लिए जो उसके सगे ना थे लेकिन अपने खून से बढ़कर थे। यहीं से मिला उसे गरीबी और बेरोजगारी में निशुल्क जंगली भोजन का सामान। वो किलस्ती देखती रही सूखते कुओं, पोखरों, नालों और एक अदद पेच नदी को, जिनका पानी खदानों के साथ बिला रहा था खदान की अतल गहराइयों में। दिशा फरागत की जगह दूर होती रही और दिन रात गरियाना, कोसना फैलता रहा। ये सब स्मृतियों में कांटों की तरह बढ़ता जा रहा था और बढ़ती जा रही थी खदाने सुरसा के मुंह की मानिंद। और हम सब अपने को बचाते नई खदानों के इलाकों में झोपड़ियां बनाते बमुश्किल जीने की कोशिश करते रहे। जिन खेतों में हमने सीला बीनने का काम किया, जिन खेतों में हमने सीला बीनने का काम किया, उन्हें बेचकर किसान शहरों की तरफ पलायन करने लगे थे। सतपुड़ा से उठने वाली शीतल हवाओं के दिन लदने लगे थे और आसमान से बरसने लगी थी आग। बचपन के तोता, मैना, गौरैया, कोयल, नीलकंठ और कठफोड़वा अब दिखाई से बाहर थे और जंगल से जानवरों की आती आवाजें खलाओं में खो गई थी और गायब होते जा रहे थे आल्हा, बिरहा, फाग, रावला, दुबियाऊ, कछियाऊ गाने वाले लोग। उनके साथ लड़ने के जो लोकगीत थे अनाथ करते रहे पीछे छूट गए बूढ़ों और औरतों को। नौकरियों के कम होते जाने के साथ जवान होते बच्चे नदारद हो रहे थे। नौकरियों के कम होते जाने के साथ जवान होते बच्चे गांव से नदारद हो रहे थे और बस्तियां भूतों के डेरे में बदल रही थी। गुड़ी के एक डेरे से मुझे पढ़ाई के लिए जिला बदल कर दिया गया था। रोते डीपते मैं अपनी भाषा से विस्थापित अंग्रेजी के पाठ पढ़ रहा था कि मुझे वजीफा मिलता रहे। मैं हिंदी को अंग्रेजी में तर्जुमा करता हुआ अपने को माँ बाप के लिए बचा रहा था कि कभी लौट सकूं एक रोज उनके लिए खुशियां बटोर कर, जो हो न सका। और मैं शहर दर शहर भटकता रहा 30-35 बरस की जैसा होता है सरकारी नौकरी में। वे सब जो हो सकते थे साथ कभी आ ना सके और मैं खोता गया दुनिया की भीड़ में। अजीब गोरख धंधा है इस धोखा दे दुनिया का। जहां जहां गया मिले अपनी जमीन से उखड़े लोग। लंदन के पबों में जिंदगी की तलाश में निकले नेपाली युवा थे वहां गाते कमाते। यूरोप के कई शहरों में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी थे रोटी की जद्दोजहद में। पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती जो अलग से पहचान आते थे। और फिजी, गयाना, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका में गिरमटियों के वंशज। मेरी तरह कितने कितने निर्वासित थे उन देशों में जहां जहां मैं गया। कनाडा तो भरा पड़ा था पंजाबियों से, कनाडा तो भरा पड़ा था पंजाबियों से। और अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया नागरिकता पाने के इंतजार और संघर्ष में। और बाकी गैर वाजिब नावों में, समुद्री तूफानों में कितने और देशों की सरहदों पर फंसे पनाह मांगते बच्चों की जिंदगी का हवाला देते। दिल्ली में फलस्तीनी, इराकी, सीरियाई, नेपाली, रोहिंगा जाने कब दाखिल होते गए मेरी कविताओं में।
और उत्तराखंड के वो लोग जो पहाड़ों के खिसकने से ऑटो टैक्सी चला के खोज रहे हैं अपने घर दिल्ली में, जैसे अपने प्यारों से बिछड़ते दर बदर फिरते लोग कबीर की एक गजल में मौजूद हैं, वे नए रूपों में कोरोना के प्रकोप में शहरों से भागते अब भी मौजूद हैं हमारी ताजा दास्तानों में। दरअसल हम चश्मदीद गवाह हैं अपनी बुजदिली, असहायता और नाकामियों के। हम नहीं गए उन समुद्री तटों पर जहां पुरानी नावों में सवार लोग भाग रहे थे। हम नहीं गए उन सरहदों पर जहां वतन से भगाए गए लोग बंदूकों के निशाने पर हैं। हम नहीं गए उन ठिकानों पर जहां बेटियों की तस्करी खुलेआम हो रही है। हम नहीं गए उन बड़े बांधों के खिलाफ जिनकी चपेट में लाखों लोग बेघर हो गए हैं, और उन नदियों को बचाने जो नीलाम कर दी गई। जानते बूझते खींचते कुढ़्याते गरियाते हम नहीं गए उन्हें बचाने, जो एक या दूसरी तरह से हमारी तरह विस्थापन के शिकार हैं उद्देश्य कत्ता। सोचता हूं मैं क्या करता हूं लफ्जों में अहद के सिवा। सोचता हूं मैं क्या करता हूं लफ्जों में अहद के सिवा, ये काम आएगा इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वफादारी है भी अपनों से तो किस कदर उलझी हुई है। यहाँ तो कब से हम सभी बेवतन हैं और मसोइया, यहाँ तो हम सभी कब से बेवतन हैं और मसीहा कोई है हमें मालूम नहीं। कम से कम दो तो नहीं, कम से कम वो तो नहीं जो रोज हमसे झूठे वादे करता है। हम सब बिछड़ के इस दुनिया में हैं और कहने को ये जो हमारा साथ है, चार टुकड़ों में सही एक रोटी है आपस में बंटती हुई, बनी रहे जो ये एक रोटी इसी तरह हमारे बीच। यकीनन हम तामीर कर लेंगे एक दूसरी दुनिया, कभी एक दिन हम तामीर कर लेंगे एक दुनिया एक दिन। तो मित्रों, ये एक तरह का मेरा आत्मवृत्त है जिसमें आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह के विस्थापन होते हैं उनके पते ठिकाने मेरे इस आत्मवृत्त में आपको दिखाई दिए होंगे। लगभग 2/3 दुनिया घूमने के बाद जहां जहां गया हूं वहां पर लोग विस्थापित हैं, वो अपनी नागरिकता को ढूंढ रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक तो वो लोग हैं जो चोरी छुपे एक से दूसरे देश में जाते हैं बेहतर जिंदगी के लिए। दूसरे वो लोग हैं जो वहां पर विस्थापितों के घर में पैदा हुए और अब उन्हें आप्रवासी कहा जाता है। एक शब्द प्रवासी भी है। तो ये इन सब की कोख में जो मूल बीज की तरह शब्द है वो विस्थापन या निर्वासन है। और इतिहास बताता है कि 19वीं शताब्दी से ये विस्थापन शुरू हो गए थे, जब हमारे यहाँ के कुछ स्किल्ड जो लेबर थे उनको अमेरिका ले जाया गया। फिर जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास यूरोप में हुआ, हमारे यहाँ के लोग एक तरह से या तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में या दूसरी तरह से एक तरह के ठेके पर वहां ले जाए जाते रहे। जो विश्व युद्ध हुए वहां पर हमारी सेनाएं जाती रही, वहां के लोग भी किसी न किसी रूप में अपने देश से विस्थापित होकर गए और एक लंबी जिंदगी वहां से लौट नहीं पाए। कई लोगों की तो मृत्यु वहीं हो गई। जब ऑयल का बूम था तो मिडिल ईस्ट और अरब देशों में यहाँ के बहुत सारे लोगों की डिमांड थी जो वहां पर तेल निकालने के काम में लगा करते थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तब हमारे यहाँ के बच्चे या तो पढ़ाई के नाम पर या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो काम थे, जो नौकरियां थी, उसमें विस्थापित हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से किसी काम के चक्कर में गया हो उसे जाते ही नागरिकता मिल गई हो। उसे कई तरह की परीक्षाओं से, कई तरह के इम्तहानों से गुजरना पड़ता है
उसके बाद जाकर कहीं ये स्थिति होती है कि शायद उसे वो वीज़ा मिल जाए जिससे वो और उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वहाँ पर रह सकें, जी सकें। लेकिन विस्थापन एक बहुत दर्दीला सब्जेक्ट है, एक बहुत त्रासद सब्जेक्ट है, और इसके तमाम रूपों को हम उस तरह से नहीं जानते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें कई दिशाओं से काम करना चाहिए। और ये जो विस्थापन है या आत्मनिर्वासन है, वो भी एक ऐसा विषय है जो हमारे मिथकों में मिलता है। तो सबसे पहले जो मिथक में आत्मनिर्वासन है या सुघोषित निर्वासन है, उसकी एक कविता सुनाता हूँ। ये भगवान राम से जुड़ी हुई है। इस कविता का शीर्षक है शर्म की बात। ये साधारण घटना नहीं, शर्म की बात है राम। ये साधारण घटना नहीं, शर्म की बात है राम, कि एक स्त्री ने प्रतिरोध में धरती की शरण ली। तो ये भी एक तरह का विस्थापन है, और इस विस्थापन के भी अपने रंग हैं जिसको हम लोग धार्मिक कलेवर में उस तरह से नहीं देखते। लेकिन एक स्त्री को अंततः अपने उन सारे अधिकारों को छोड़कर धरती में फिर से शरण लेनी पड़ी। कथा है कि वो धरती से उगी थी और वहीं चली गई। ये कुंती को लेकर है। संदूक में कर्ण को बहाते समय कुंती ने रख दिए महंगे स्वर्ण आभूषण। संदूक में कर्ण को बहाते समय कुंती ने रख दिए महंगे स्वर्ण आभूषण। रखना भूल गई ममता, रखना भूल गई ममता। मांगा उसने उसी का मूल्य अपने पुत्रों के लिए। कर्ण के जीवन के लिए उसने नहीं मांगा कुछ, न भगवान कृष्ण से न अपने पुत्रों से। तो एक तरह से जो कर्ण का जीवन है वो जीवन भी विस्थापन का जीवन है। और इस जीवन को हम क्या कहेंगे, अंततः वो अपना घर जमीन अपना वो सारा उत्तराधिकार छोड़कर उसको विस्थापित होना पड़ा, और अपनी माँ की वजह से ही विस्थापित होना पड़ा, भले ही वो लोक लाज की बात हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जहाँ से मिथक हमारे अस्तित्व में आते हैं, जहाँ से ये महान कथाएं रामायण और महाभारत आते हैं, तो वहां से भी विस्थापन के बहुत सारे चित्र आपको मिलते हैं। अब ये एक कविता है कोई उत्तर नहीं। ये दरअसल जो आपदाएं आती हैं और उसमें जिस तरह के विस्थापन होते हैं, ये उसको लेकर है। और ये समुद्री आपदा का एक कविता में दृश्य है। किस दुख में है कि क्रोध में वह, या कि समुद्र का वह कोई छिपा अल्सर, कि इस कदर ज्वालाएं फूटती हैं बैरन द्वीप में। प्रशांत दिखने वाला वह कितना बेचैन की नृत्य करती पत्तियां, एकाएक धुएं की गिरफ्त में। बालुई किनारे किस कदर लावे में दहकते। चश्मदीद हूं मैं उन दृश्यों का कि जब पूर्णिमा का चांद उतर आया करता था। लहरों के नृत्य पर उसका ठुमकना मानो एक अजाने छंद की शस्ति हुआ करती थी। व्याकुल थी मेरी भाषा एक नए बिंब के लिए। पलकों में कितने सपने कि बचा लूं, नीले गुलाबी जीवाश्म चट्टानों के बीच हरियाते तृण। और अब ये फूटती दरारें और उबलता गुस्सा, इस अचानक स्वभाव के व्यवहार की जद में पड़पड़ाते परिंदों का शोर। इस अचानक स्वभाव के व्यवहार की जद में फड़फड़ाते परिंदों का शोर। पेड़ों पर शहद मक्खियों का अधूरा आनंद संगीत। मुरझाती हवा का दर्द, चींटियों में मची भगदड़। मुमकिन है इस अचानक क्रोध की खबर हो उन्हें और वे भाग रहे हो नए ठिकानों की खोज में। लेकिन इस सब के बावजूद
जीवन को समेटते ये सब आखिर उठाए अपने घर परिवार का दुख कितना और कब तक भागेंगे, कोई उत्तर नहीं है इसका मेरी कविता के पास, कोई उत्तर नहीं है मेरा इसका मेरी कविता के पास। तो मित्रों, ये अंडमान निकोबार में एक बैरन द्वीप है, वहां पर एक जीवंत ज्वालामुखी है, और जब वो ज्वालामुखी एक अंतराल में, कई सालों के अंतराल में जब आता है, तो पिछले दशक में वो आया था, तो वहां पर आसपास में जो जीव जंतु से लेकर जो आदिवासी भी भूलते भटकते वहां पर होते हैं, और जब वो ज्वालामुखी फूटता है तो एकाएक वो सारी जो जिंदगी है जीव जंतुओं की, मछलियों की, कछुओं की, परिंदों की, सब खत्म हो जाती है और उनको वहां से भागना पड़ता है। और उसकी जद में वे मनुष्य भी आते हैं जो किसी वजह से उस वक्त वहां होते हैं। तो ये जो इस तरह के महामारियों से विस्थापन होते हैं, वो भी विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण है। अंडमान निकोबार का ही एक हिस्सा है, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ओंगी जो आदिवासी हैं, जो कि दुर्लभ जनजाति है, जो नेग्रिटो मूल की है, उनका मूल स्थान काला पहाड़ हुआ करता था। लेकिन काला पहाड़ का वो स्थान इसी तरह की आपदाओं से घिरा रहता था और जान मान की बहुत हानि हुआ करती थी। तो उन लोगों ने काला पहाड़ छोड़ दिया, लेकिन अपनी पुरखों की जमीन कोई भूलता नहीं है। तो वे अभी भी साल में एक बार काला पहाड़ की यात्रा करते हैं। वो समुद्री यात्रा बहुत कठिन होती, पर वो जाते हैं। तो वो भी एक तरह का विस्थापन है कि आपको अपनी जो जमीन थी वो छोड़नी पड़ी और आप दूसरे द्वीप में जाकर रहते हैं, लेकिन वो याद आपकी बनी हुई है और आप लौट के जाते हैं। ये समय रहा होगा पहले से तय कि उठ रही थी बड़ी बड़ी लहरें उद्विग्न। वे आए, उन्होंने कहा समुद्र के कान में हमें जाना है काला पहाड़। वे आए, उन्होंने कहा समुद्र के कान में हमें जाना है काला पहाड़, वहां हमारे पूर्वज बसते थे पहले, पिछले कई दिनों से वे आ रहे हैं हमारे सपनों में और हमें जाना है काला पहाड़। पिछले कई दिनों से वे आ रहे हैं हमारे सपनों में और हमें जाना है काला पहाड़। उन्होंने छुआ समुद्र को और उठाकर अंजुलि भर जल उछाल दिया लहरों की तरफ। वे सवार थे अपनी अपनी नावों में, वे सवार थे अपनी अपनी नाव में। समुद्र देख रहा था उनका जाना और वे जा रहे थे काला पहाड़, और वे जा रहे थे काला पहाड़। तो इस तरह से मित्रों आप देखेंगे कि जिन आपदाओं को नए रूपों में आज आप देख रहे हैं, ये आपदाएं सृष्टि के आरंभ से हैं, और वो लोग जो सबसे पुरातन आदिवासी हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं और वे उन संकटों में रहते हैं। ये एक पिता है को अपना घर समझने वाले, गुजर चुके दुख सुखों का एक आईना है, धूल धुआं धूप से भरा हुआ, जिसमें एक ज़ईफ औरत मिलती है कुछ ना कुछ चेहरे से झाड़ती हुई। एक बुजुर्ग मिलता है समय के सूखे पत्तों को बटोरता, जिसमें कोई आदिक गंध है पूर्वजों की। गुजर चुके दुख सुखों का एक आईना है, धूल धुआं धूप से भरा हुआ, जिसमें एक ज़ईफ औरत मिलती है कुछ ना कुछ मेरे चेहरे से झाड़ती हुई। एक बुजुर्ग मिलता है समय के सूखे पत्तों को बटोरता, जिसमें कोई आदिम गंध है पूर्वजों की, वहां पानी के संस्मरण है आंखों से बया होते। और एक बच्ची है जो मुझे आज से जोड़ती है। हालांकि हम सब यहाँ अब भी आदिवासी बहुत, लेकिन जबरन दफ्तर दाखिल इस बदतमीज दुनिया में, जहां हम अंधेरे में बिस्तरा लगाते हैं और नींद को झुलाते हैं, पड़ोसियों से मुंह चुराते हैं और बददुआएं लेते हुए जमाने की कायम मुकाम रहते हैं अपने कौल पर। यहाँ परिचित अंधेरा है और पैर बचाकर चलना लाजमी। यहाँ परिचित अंधेरा है और पैर बचाकर चलना लाजमी, कि हमारी जड़ें यहाँ नहीं, ना ही आकाश हमारा। बेलों फूलों और पत्तियों से ढकी इमारतों के बाहर
आम दरफ्त सड़क हमारी पहचान, यहाँ रास्ते निरपराध के खून से रंगे होते हैं और हठात इल्जाम आसपास, यहाँ हठात ढंग से मुजरिम होने में देर नहीं लगती कि आपके तलुओं में खून के धब्बे आम बात। अब कोई नहीं, माँ बाप अगर तो हठात जेल में फेंके जा सकते हैं। वैसे भी चेहरा हमारा इतना दयनीय और इतना बेकलफ कि रेंगते हुए लगते हैं, अभिनय से बदल नहीं पाते मुख मुद्राएं, और भले नागरिक बनने के फेर में खोते जाते हैं अपनी आग। हम भूल चुके हैं सवाल करना और अचंभे की तरह जिंदा हैं। ये और बात है कि ताकत के किस्से हैं अब भी, और कोई शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पसीना सूखा नहीं है, पसीना सूखा नहीं है और स्वप्न देखने का जज्बा है बाकी। दुश्मनों के नाम लाल रोशनाई में अंकित हैं और कोई इन्हें मिटा नहीं सकता। निर्वासन के बावजूद हम आत्मनिर्वासित नहीं, निर्वासन के बावजूद हम आत्मनिर्वासित नहीं। पृथ्वी को अपना घर समझने वाले असंख्य लोग हैं और बेआवाज नहीं। इनमें बोलता है मुल्क, और मुल्क को हराना इतना आसान नहीं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में किस तरह से लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं और एक शहर की भीड़ में खो जाते हैं। उन्हें स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। वो फुटपाथों पर जिंदगियां बसर करते हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी का एक अर्थ ढूंढते हैं जो उन्हें फिर कभी नहीं मिलता है, और उनका संघर्ष ताउम्र जारी रहता है। अब ये भी एक निर्वासन से संबंधित कविता है। निर्वासन भोगते हम याद करते हैं पूरी शिद्दत से, भूल गए हैं जिन्हें, लिखते हैं लंबी लंबी चिट्ठियों में अनलिखी कथाएं। 30 त्योहारों को मनाने लगते हैं फिर से कि उनमें बसी होती हैं स्मृतियां छूट गए अपनों की। जिस फोन के बार बार बज उठने से खींच उठते थे, करने लगते हैं इंतजार उसके बजने का। निर्वासन, निर्वासन कारनामा है ऐसा कुछ, निर्वासन कारनामा है ऐसा कुछ जिसमें लीलाधर मंडलोई बन जाता है एक बार फिर, लीलाधर बन जाता है एक बार फिर लीलाधर। तो आप देखते हैं कि आप शहर में आते हैं, अपनी एक पहचान के लिए कोशिश करते रहते हैं, अपनी जिंदगी में कोई नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चों को पढ़ा लें और कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें कि जब घर लौट कर जाएं तो अपने घर के लोगों के लिए कुछ हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक मुकम्मल जिंदगी शहर में मिल जाए। वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें कोई नौकरी मिल जाती है, लेकिन सोचिए उनका परसेंटेज कितना है, सरकारी नौकरियां कितनी हैं और आबादी कितनी है, और कितने लोग शहर में आ रहे हैं। सारे महानगरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरियां नहीं है। तो निर्वासन तो हुआ, विस्थापन तो हुआ, और एक बार जो विस्थापित होते हैं वो कभी लौट नहीं पाते। तो इसलिए ये एक बहुत दुखद विषय है। जैसे एक कविता है खाना बदोश। मैं पैदा हुआ तो एक पेड़ के नीचे, कोई घर भी ना था आसपास। मैं पैदा हुआ तो एक पेड़ के नीचे, कोई घर भी ना था आसपास। न कोई सरकार थी, न संविधान, न न्यायपालिका। कोई बताने की स्थिति में ना था कि मेरा घर, मेरा देश कहाँ। मैं इस धरती को छोड़कर भी कहीं नहीं गया। मैं भटक रहा हूँ सालों साल से, नहीं बताता कोई कहाँ है मेरी धरती, मेरा घर, मेरा देश। मैं खाना बदोश हूँ अपने ही देश में, मैं खाना बदोश हूँ अपने ही देश में। तो ये अपने देश में भी आप खाना बदोश रहते हैं। और एक तो खाना बदोश तो एक प्रजाति ही होती है जो जिंदगी भर बस घूमती रहती है। जहाँ जो जीवन मिलता है उस जीवन को जीते हुए वो घूमती रहती है, जिनमें से कुछ आदिवासियों को गाड़िया लोहार भी कहते हैं। उसी तरह से आदिवासी हैं जो हंटिंग और गैदरिंग ट्राइब्स होते हैं, वो भी बस घूमते ही रहते हैं, वो कहीं एक जगह रुक नहीं पाते। और अब ये एक कविता सुने, इसका संदर्भ बड़ा मौजूद है।
इस मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, इस मिट्टी से माँ ने खदान के लिए गुटके बनाए, इस मिट्टी से घर की भीत उठाई, इस मिट्टी से पुरखों की आकृतियां दीवार पर उकेरी, इस मिट्टी से घर का चूल्हा बनाया, इस मिट्टी से परिंदों के लिए शकूरे बनाए, इस मिट्टी में सूरजमुखी के पौधे उगाए, इस मिट्टी में रबी और खरीफ की फसलें पैदा की, इस मिट्टी से तुलसी को मुरझाने से बचाया, इस मिट्टी की नमी से पानी उगाया, इस मिट्टी को पुरखों ने माथे लगाया, इसे छूकर आज मुझे बेतरह रोना आया, इसे छूकर आज मुझे बेतरह रोना आया, इस मिट्टी पर मेरा कोई हक नहीं, सरकार का अध्यादेश तो यही कहता है, सरकार का अध्यादेश तो यही कहता है। तो ये भी होता है मित्रों कि सरकार के कानूनों की वजह से कई बार आप अपनी जमीन से बेदखल किए जाते हैं या हो जाते हैं, तो वो भी एक बात है। और एक छोटी सी कविता है एम.एफ. हुसैन के ऊपर। एम.एफ. हुसैन साहब की कथा हम जानते हैं, दुनिया के मशहूर चित्रकार, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। तो कविता है कि लहू लुहान पांव नापने के लिए समूची दुनिया, लहू लुहान पांव नापने के लिए समूची दुनिया निकल पड़ते हैं बेखौफ, लौटते नहीं कभी हालांकि वतन कि ऐसे हालात, लौटते नहीं कभी हालांकि वतन कि ऐसे हालात, नंगे पांव में खाना बदोश होने का दुख अपार है, खाना बदोश होने का दुख अपार है। मित्रों, यूं तो बहुत सारी कविताएं हैं, तरह तरह के विषय हैं विस्थापन के, लेकिन समय हमारे पास 1 घंटा ही है, तो 2-1 कविताएं और सुनाता हूँ। ये मैंने जो जिक्र किया था रोहिंग्या समाज का, तो उसकी एक कविता सुनिए। सरिता विहार के एक तरफ शाहीन बाग है, उसी दिशा में पीछे मदनपुर खादर है, जहां वे शिविरों में रहते हैं। सैन्य हिंसा के मारे वे म्यांमार के रसायन राज्य से भागकर बांग्लादेश होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। वे किस्मत के मारे रोहिंग्या हैं, उनका देश खो गया। उनके नाम नूरुल, सबीकुन, जुबैर, अब्दुल रहीम आदि। वे अपने एक और निर्वासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे अदालत की किसी फाइल में छटपटा रहे हैं। वे होते हुए भी कहीं नहीं है। उनका पता शाहीन बाग और मदनपुर खादर होते हुए भी मदरपुर खादर और शाहीन बाग नहीं है, शाहीन बाग नहीं है। तो ये है कि वे हैं और नहीं है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं मित्रों, और ये जो दिल्ली में ही क्यों, मतलब तमाम बड़े शहरों से कोरोना के समय में लोगों का जिस तरह से विस्थापन हुआ, अंत में उससे संबंधित 2-1 कविताएं सुनाता हूं। हमारे नाम नहीं है, हमारे चेहरे खो गए, हमारे नाम नहीं है, हमारे चेहरे खो गए, हमारी कोई पहचान नहीं बची, हमारे आधार कार्ड आपके रिकॉर्ड से गायब है, हमारा कोई घर नहीं है, हम आपके राजपथ, आपके रास्तों पर नहीं, हम धूल भरी सड़कों पर हैं। चलते चलते हमारे जूते चप्पलों ने साथ छोड़ दिया, हमारे पांव चाइयों और जख्मों से भर उठे, हमारे बच्चे हमारी पीठ पर सोते हैं, हमारे सिरों पर बची खुची गृहस्थी का बोझ है, पेट हमारे सूख चुके और बच्चों के पेट में चंद दाने नहीं, हमारे खीसे खाली हैं और एक ढेला भी नहीं, ट्रकों, टेम्पो, लारियों वालों ने हम कमाए पैसों पर कब्जा कर लिया है। हमारे खीसे खाली हैं और एक ढेला नहीं, ट्रकों, टेम्पो, लारियों वालों ने कमाए पैसों पर कब्जा कर लिया है, रोटी पानी का कोई जुगाड़ नहीं, हम मरते मरते चल रहे हैं, हम चलते चलते मर रहे हैं, हम जिंदा मुर्दे हैं, हम चल रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी गांव में जीने की पहले भी, अब हम वहीं मरने के लिए चल रहे हैं, अब हम वहीं मरने के लिए चल रहे हैं। और एक
ये आखिरी कविता सुनाता हूं। हम निकले हैं और रास्ता नहीं है, हम निकले हैं और रास्ता नहीं था, वरना कौन निकलता है परिवार को जोखिम में डालकर इस तरह। हम निकलते हैं, हम निकले हैं, हम निकले हैं तो पहुंच ही जाएंगे, चाहे बेहाल होकर, जितने हम हैं उससे कम होते हुए, संगी साथी के साथ विपदाओं से लड़ते हुए, मिल बांट का जो है शेष या जो मिल जाएगा रास्ते में उसी से गुजारा करते हुए हम पहुंच ही जाएंगे एक दिन। अभी तो कटा नहीं है एक चौथाई रास्ता, अभी तो एक ही मौसम में है, अभी तो दूसरा देखना है रास्ते में ही। हमारी आंखें अभी रोशन है, हमारी आंखें अभी रोशन है, गांव के खुले दरवाजों के बीच घर के किवाड़ों की बजती कुंडियां हैं, अकेली बची गाय की रंभाने का भूखा स्वर है, तोते की हरी मिर्च के लिए प्राचीन गुहार है, बरगद के पेड़ के नीचे एक वीरान अथाई, और वे लोग हैं जो अब नहीं है। सूने कोठार से उठता भूख का रुदन है, और भूख से किलसते बुजुर्गों के आवाज, उनकी अटूट डोर से बंधे, उनकी अटूट डोर से बंधे हम, यकीन मोहन मानिए पहुंच ही जाएंगे एक दिन। सूने कोठार से उठता भूख का रुदन और भूख से किलसते बुजुर्गों का रुदन, उनकी अटूट डोर से बंधे हम, यकीन मानिए पहुंच ही जाएंगे एक दिन। सरकार कुछ कर सके या न कर सके, हम निकले हैं कि पाँव में ताकत है, और उस प्यार की नेमत जो कि विरासत है हमारी, इस अदृश्य बल का सहारा मजबूत है इतना कि निकल पड़े हैं हम जो विपरीत हालात में अनिच्छा पूर्वक, कि निकल पड़े हैं हम जो विपरीत हालात में अनिच्छा पूर्वक, हम पहुंच ही जाएंगे एक दिन, हम पहुंच ही जाएंगे एक दिन। और ये अंतिम कविता सुनाता हूं मित्रों। मतलब ये सारी विस्थापन की तरह तरह की जो मन स्थितियां हैं, तरह तरह की जो दर्द हैं, जो तकलीफें हैं, ये सब उनसे संबंधित कविता है। और आपने देखा होगा कि कितना त्रासद है, इतना त्रासद कि हम सोच भी नहीं सकते। इसका शीर्षक है वे लौट गए। ये रेल की पटरियों पर गहरी नींद में सो गए उन मजदूरों के बारे में है जो अपने घरों को लौट रहे थे। उन्हें रेल की पटरियों पर, उन्हें रेल की पटरियों पर, उन्हें पातों पर बिछी गिट्टियों पर भूखे पेट नींद आ गई। उन्हें रेल की पटरियों पर, उन्हें पातों पर बिछी गिट्टियों पर भूखे पेट नींद आ गई। उनका ना होना जैसा सामान, उनकी बची कुची रोटियां बिन खाई दुख में इधर उधर छितरी हैं। उनके शरीर उनके सपनों में इधर उधर पड़े हैं, उन्हें लौटना था। उनके शरीर उनके सपनों में इधर उधर पड़े हैं, उन्हें लौटना था। उनके लिए नहीं थी कोई रेलगाड़ी, उनके लिए नहीं थी कोई रेलगाड़ी। वे एक धड़धड़ाए, वे एक धड़धड़ाती मालगाड़ी में कभी न लौटने के लिए लौट गए। उनके लिए नहीं थी कोई रेलगाड़ी, वे एक धड़धड़ाती मालगाड़ी में कभी ना लौटने के लिए लौट गए। तो मित्रों, ये है विस्थापन के दृश्यों की कविताएं जो मैंने अपने गांव से लेकर देश विदेश तक और बिल्कुल अभी तक जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया, ये उनके आसपास की कविताएं थी। मेरे मन के भी बहुत करीब हैं। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दो मित्र उत्तर भारत और दक्षिण भारत,
और उनके तमाम साथी और अध्यापक और विद्यार्थी, शिक्षक, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और जिन्होंने लगभग 1 घंटा मुझे सहने की और सुनने की जहमत उठाई। तो अपनी तरह से धन्यवाद अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विस्थापन और मेरी कविताएं इस विषय पर, जो मानव जाति की एक गंभीर समस्या है, विस्थापन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि युद्ध हो या महामारियां हो या अन्य कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों, जैसे कि वर्तमान में जो कोरोना का कारण है, इन सभी कारणों से जो समाज में विस्थापन का जो विस्थापन की जो परिस्थिति पैदा होती है, इन सभी पर आपने सभी पहलुओं पर आपने इस विषय पर आपने प्रकाश डाला है सर। तो मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो आयोजन मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा संवाद का समय है सर। हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं, जो अध्यापक बंधु, जो शोध छात्र हैं या हिंदी प्रेमी हैं, उनसे निवेदन है कि आपको इस विषय से संबंधित, आज के व्याख्यान से संबंधित किसी विषय पर आपको पूछना हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। ऑन करके आप अपना जो प्रश्न या सवाल जो कुछ भी हो आप व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मित्रों, आज का यह इस महीने का पहला व्याख्यान रहा। 31वां व्याख्यान गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत विस्थापन और मेरी कविताएं, हिंदी के वरिष्ठ कवि आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी का था। तो इस विषय पर आप में से किसी को कोई संदेह या कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लगता है कोई संदेह या प्रश्न नहीं दिखते हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, ऑन करके पूछ सकते हैं। सर, मेरा ये एक सवाल है जी। ये लेखन की, कुबेर जी आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। लेखन की यात्रा जो कैसे शुरू हुई है और आप इससे कैसे आकर्षित हुए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए बंधुवर, अगर आपने मेरा आत्मवृत्त सुना हो तो मेरी लेखन की यात्रा कैसे शुरू हुई, उसमें तमाम चीजें मेरे बचपन से लेकर अभी तक मैं जिस तरह से इसी एक विषय से नहीं, और जितने भी विषय आपके लेखन में होते हैं उनमें आप इसी तरह से आते हैं। आपके पास स्मृतियों का एक बड़ा संसार होता है, आपके अपने अनुभव होते हैं, और मैं अनुभव पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, कल्पनाओं पर भरोसा नहीं करता हूँ। तो मैं काल्पनिक कुछ नहीं लिख पाता, और मेरे लिखने का सिलसिला लगभग 1973-74 से शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। और लिखने की रचना प्रक्रिया तो यही है कि मैं बहुत सारी मेरी डायरियाँ होती हैं, उनमें मैं यात्रा की डायरी होती है, मेरे बेडरूम की डायरी होती है, ड्राइंग रूम की होती है, जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी डायरी होती है या डायरियाँ होती हैं। तो जब मेरे दिमाग में कोई बिंब आता है, कोई
मेटाफर आता है या किसी तरह की कोई स्मृति आती है जो मेरे जीवन से संबंधित है, मेरे अनुभव से, उसे मैं लिख लेता हूँ। और मेरी तमाम चीज़ें पोएटिक फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। और फिर उसके बाद वो कच्चे माल की तरह होता है, धीरे धीरे वो पकता है, फिर उसके बाद उसमें से कुछ निकलता है, तो मैं लिखता रहता हूँ। धन्यवाद सर। आजकल वो बहुत से जो नौजवान कवि कविता की ओर आकर्षित हो रहे हैं और कविता का सृजन कर रहे हैं और इसमें जो सफलता भी हासिल कर रहे हैं, तो आज के नौजवान कवियों के लिए आपका कोई संदेश, आप कुछ देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सर। देखिए, क्या है कि सबसे खराब चीज होती है संदेश देना, क्योंकि जो भी सृजनात्मक विधाएं होती हैं वो किसी संदेश पर आधारित नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आप अपने लेखन में दो चीजों का ध्यान रखिए। एक तो लेखन का भी अपना एक जीवन होता है, उसका भी एक भविष्य होता है, उसका भी एक आकार होता है। तो वो कैसा हो, कैसा आगे बढ़े, क्या उसका पूरा स्वरूप बने, तो एक सपना तो आपके मन में होना चाहिए। लेकिन सपने में होते हुए भी वो आपके अनुभवगत ईमानदारी के कितना करीब है, इसका ध्यान जरूर रखिए। सिर्फ हवा में बातें करना कविता को कहीं नहीं ले जाता है। और एक सवाल में मुझे भी यहाँ किसी ने पूछा अभी, तो वो चला गया कि मुझे एक कविता लिखने में कितना समय लगता है। कई कविताओं को लिखने में सालों लगे हैं, और कुछ कविताएं ऐसी भी थी जो बचपन से किसी बिंब के रूप में, किसी स्मृति के रूप में या किसी प्रसंग की याद में मेरे जहन में थी। तो जिस समय वो पक चुकी थी तो वो एक बार ही मैं लिख दी गई। थोड़ा बहुत लेकिन काम संपादन का आपको करना ही होता है, उसका फॉर्म ठीक करना होता है, उसमें कुछ छूटे हुए शब्द या सही शब्दों को लाना होता है, तो ये चलता है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, जो अमूमन धारणा है कि हम लिखने बैठे हैं, हमने लिखा और कविता लिख ली गई, ऐसा नहीं है। वो आपके यहाँ लिखी जाती रहती है कई महीनों से या कई सालों से, और वो आपको पता नहीं चलता, वो आपके अवचेतन में वो एक तैयारी चलती रहती है। तो जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि आज ही आपने लिखी 10 कविताएं लिख दी, वो बात होती नहीं है। बहुत ध्यान से सोचेंगे उन कविताओं के बारे में तो आपको पता चलेगा कि कोई एक पंक्ति, कोई एक बिंब, कोई एक रूपक, कोई प्रसंग, कोई घटना ऐसी थी जो आपके दिमाग में काम कर रही थी, जो नए रूप में आपके सामने आ गई है। तो वो जो आपकी रचना के पकने की प्रक्रिया है, वो आपके अवचेतन में चलती रहती है, जो आपको मालूम नहीं होता। तो एक तो इस बात का जवाब था। अब इसके अलावा कोई और सवाल हो, क्योंकि यही एक स्क्रीन पर मैं पढ़ पाया। धन्यवाद जी, सर, धन्यवाद आपका। मैं एक तिवारी जी। प्रश्न मैं हाँ पूछना चाहता हूँ जी सर। जितना मैं समझता हूँ, अपने देश की जो संस्कृति है वो विस्थापितों के प्रति हमेशा से उदार रही है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो भारत में आए हुए लोग थे, हम इस बात के लिए गर्व भी करते रहे कि हमने बहुतों को समय समय पर शरण दी है। ये अलग बात है कि कई लोग उस रूप में नहीं आए, हमलावर के रूप में आए। और जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में जो गीत लिखा था कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये जो अनजान क्षितिज को बहुत सहारा मिलता रहा, और इस बात का हम गर्व भी करते रहे। पर ये जो जनसांख्यिकी की बात जब से हुई, और जब से ये हुआ कि लगातार जो है स्पेस कम हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, और हम जो है किस तरह से बनाई जाए कि जिसमें अगर ऐसे ही
हम संवेदित हों और मान लीजिए उस नीति में हम कैसे नीति बनाएं, हम अपनी छवि को बनाए रखें। जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसमें यानी अपने देश में रहने वाले लोगों की चिंता करना है, वो भी है। और हमें विश्व मानवता की बात, जो आपने आज जो अपने वक्तव्य का बहुत महत्वपूर्ण विषय, केंद्रीय विषय रहा कि हमें विश्व मानवता की भी चिंता करनी है। तो ये संतुलन ये सरकारें कैसे बना सकती हैं, इस संबंध में सर कुछ अगर बताएंगे। देखिए, ये तो हम लोग, देखिए, पुरानी सरकारों की बात हो या हमारी आज की सरकार की बात हो, विश्वगुरु जैसे पद का इस्तेमाल कौन करता है? वसुधैव कुटुंबकम की बात हम बार बार क्यों करते हैं? पंचशील के सिद्धांतों की बात हम क्यों करते हैं? करुणा के संदर्भ में जब हम और उदारता के संदर्भ में बात करते हैं तो हम बुद्ध को या भगवान महावीर को क्यों याद करते हैं? तो देखिए, एक तो मूल चीज ये है कि जो संस्कृति आपकी है, जो मूल्यवत्ता आपकी है, जो आपने अपने कालजयी ग्रंथों से प्राप्त की है और आपके जीवन का एक हिस्सा रही है, तो उसको केंद्र में रखकर आपको एक संतुलन तो बनाना होगा। लेकिन वो संतुलन या तो उस तरह का होगा जो आपने शिक्षाओं से प्राप्त किया है, या वो एक कोई दूसरी तरह की शिक्षा हो सकती है जिसमें आप एक रेखीय, एक ध्रुवीय ढंग से सोचें और सोचें कि इसके अलावा हमारी उस विश्व बंधुत्व में कोई और आता ही नहीं है, और जो नहीं आता है वो रहे ही ना। तो ये सवाल फिर सीधे संविधान से जुड़ता है। ये राजनीति और संविधान दो चीजों को अलग करके देखना पड़ेगा। आपकी संविधान की जो मान्यताएं हैं, एक तो वो है, एक आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक दृष्टि जो खुलेपन की है, जो आपको आपके कालजयी ग्रंथों से मिली है या आपके वो जीवन में प्रवाहित है, उसको एक झटके से तोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते, और एक रेखीय और एक ध्रुवीय ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये ना आपका संविधान अलाउ करता है, ना आपका धर्म अलाउ करता है। तो इस बारे में मुझे लगता है सोचना चाहिए, लेकिन ये सोचने का काम किसी और स्तर का है। हम लोग तो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। हम कोई कानून बना नहीं सकते हैं, तो हमें उसी हिसाब से मुझे लगता है सोचना चाहिए, और यही हमारे लिए अहम है। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 सर। और कोई मित्र अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न? जी सर, नमस्कार। मैं मनोज श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मनोज जी नमस्कार। हाँ बताइए सर, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा एक जिज्ञासा ही है कि जो है हमारा कविता लेखन जो रहा है आदिकाल से अब तक, तो उसके विषय समय समय पर बदलते रहे हैं, प्रसंगा अनुकूल विषय का चयन किया गया है। यदि मैं स्वातंत्रोत्तर कविता की बात करूं, आजादी के बाद से तो बहुत बदलाव आया है देश में, समाज में, परिवेश में। तो मौजूदा समय में जो हमारा लेखन का विषय है, तो सबसे उपयुक्त विषय आप उसे कहाँ से चुनते हैं, किसे मानते हैं? और जैसा कि आपने अभी 2 साल पहले दिल्ली में सुना था मैंने आपको, तो आपने अपने जीवन वृत्त के बारे में बताया था कि छिंदवाड़ा के गांव से लेकर के और दिल्ली तक यात्रा की आपने बोला कि प्रकृति को मैंने निसर्ग से जाना, माँ उपले जो है बनाया करती थी, हम खेला करते थे, मिट्टी को हमने महसूस किया है। तो इतनी लंबी यात्रा में दोनों में अब मौजूदा समय में लेखन के लिए, कविता लेखन की बात करें, तो सबसे उपयुक्त विषय किसे मानते हैं आप? देखिए, क्या है कि विषयों का कोई निर्धारण उस तरह से नहीं होता। अगर कविता की बात करें तो आपके जीवन में विषय किस तरह से प्रवेश करते हैं, किस तरह वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, किस तरह से उनमें से आप एक कोई महाभूत स्वप्न देखते हैं, या कोई एक बड़ा जिसको हम कहते हैं कि महाकाव्यात्मक
एपिकल कोई ऐसी बात हो जो पूरी दुनिया के लिए मौजू हो। तो जब मैं पर्यावरण की बात करता हूँ तो मैं कहूँ या ना कहूँ, आज मेरी जो आयु है और जितना लंबा समय मैंने लिखने पढ़ने में बिताया, लगभग 40 वर्ष तो हो ही गए हैं। तो 40 वर्ष से पर्यावरण के महत्व का सब्जेक्ट कभी नहीं बदला, विस्थापन का कभी नहीं बदला, युद्ध से होने वाले जो नुकसान हैं, उनसे होने वाली जो हानियां हैं, वो कभी नहीं बदला। मनुष्यता की पक्षधरता नहीं बदली, सृष्टि के बारे में सोचना बदला नहीं है। जो आपके पंच महाभूत हैं उसी के संतुलन पर ये तमाम दुनिया टिकी हुई है, और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपको अब इस दुनिया को बचाना है तो ये जो आपके पंच महाभूत हैं, धरती है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, इनके इनके संतुलन को, जो कि आपको विरासत में मिले थे, उनको पुनर्र्जित करना ही पड़ेगा। ये बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई है इन तमाम आपदाओं से, जो और जो महामारियां हैं उन तमाम चीजों से जुड़ी हुई हैं। इतने इतने टिड्डी दिल आते हैं, इतना बीमारियों का प्रकोप होता है, वो इसी वजह से है कि इस प्रकृति का संतुलन खो गया है। तो इन विषयों से आप कैसे भागेंगे? मतलब कोई अंतिम युद्ध हुआ हो जिसने सारे युद्धों को समाप्त कर दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो युद्ध की के विरोध में आपको बोलना और लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के विरोध में बोलने का अर्थ है आप मनुष्यता की रक्षा और संरक्षण के बारे में बोल रहे हैं। प्रकृति को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, ये सब किस वजह से है? वो इसी वजह से है। तो ये हमारे समय के विषय हैं। और बाकी तो देखिए, कुछ तो हमारे मौजूद विषय होते हैं, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, ये सब जरूरी है। ये सब एक तरह से इंटर रिलेटेड है। तो मैं समझता हूं कि मैंने इस बात का जवाब दिया, और शायद आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और कोई? अतुला मैडम कुछ पूछना चाहती हैं जो अमृतसर से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद मंजुनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रख्यात कवि से मिलवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंडलोई जी। सौभाग्य मिला मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर कोर्स के दौरान मगर एक आवाज पर शोधालेख लिखने का। तो एक बड़ा अच्छा अनुभव था मेरा, और उसमें उसको पढ़ते हुए और उस पर लिखते हुए मुझे लगा कि आपका जो कवि संसार है वो काफी विस्तृत है, और इतना सब कुछ समेटे हुए आपका ये काव्य संग्रह है। उसके अंदर कुछ कविताएं, मतलब ऐसा लगता है हर पंक्ति जो है वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे एक पंक्ति है, कोई नहीं जान पाएगा इस दफा फिर हत्यारा बाइज्जत बरी हुआ। तो एक एक पंक्ति जो है, और बहुत सी अनेकों पंक्तियां इसमें। जी जी जी। क्या जो केवल आपका भोगा हुआ यथार्थ है? देखिए क्या, ये तो दोनों तरह की चीजें हैं। आप मैं जिस तरह की नौकरी में रहा हूँ, मतलब समाचारों के साथ मेरा संबंध आकाशवाणी और दूरदर्शन में रहा है, पत्रकारिता में मैंने डिग्री ली है। तो जब हम कहते हैं कि हत्यारा बाइज्जत बरी हुआ, तो ये हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। आप खुद भी अखबारों में पढ़ते हैं और इस तरह की बातें अमूमन सुनते रहते हैं कि गरीब परिवार के लोग, गरीब परिवार की स्त्रियां जो झूठे केसों में भी फंसा दी जाती हैं या फंस जाती हैं, उनकी जमानत लेने वाला भी कोई नहीं होता। उनकी उनकी पूरी जिंदगी जेल में बीत जाती है। लेकिन एक जो पैसे वाला होता है
उसको जेल बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता, उसकी जमानत हो ही जाती है। तो इसी तरह से किसी केस में गवाहों के होने या ना होने या गवाहों के उपस्थित ना किए जाने, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। और जो माननीय न्यायालय वो कहते हैं कि इस मामले में चूंकि हमारे पास गवाह नहीं थे, इस मामले में ठीक से हमें दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए हमें मुजरिम को छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अदालतें गवाह चाहती हैं, सबूत चाहती हैं, ये उनका अपना जरूरी एक तरह से दृष्टिकोण है। और सिर्फ वो उन्हीं का नहीं है, दुनिया की तमाम अदालतों का है। इसलिए जो हत्यारे होते हैं वो बाइज्जत बरे होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन जो लोग, जिनके पास वकील नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनकी तरफ से कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो ऐसे लोग, कितने आदिवासी अपनी तमाम जिंदगी जेल में बिता देते हैं या वहीं मर जाते हैं। क्योंकि वाकई ये कटु सत्य है हमारी समाज का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो उसी तरह से वो कविताएं जहन में आई थी। और ये दरअसल क्या है कि हम सभी लोगों के अनुभव का हिस्सा हो जाती हैं ये चीजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई मित्र अपनी जिज्ञासा या प्रश्न यहाँ पटल पर रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर कोई जिज्ञासा या प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि समाप्त करें अब। हाँ सर, हाँ सर। तो मित्रों, हमारे आज के मुख्य वक्ता जो है हिंदी के प्रसिद्ध जो कवि, वरिष्ठ कवि लीलाधर मंडलोई, हमारे इस 31वें व्याख्यान में, गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम अंतिम कड़ी पर पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम कड़ी में धन्यवाद देने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर कुबेर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रताप कॉलेज, अमलनेर, महाराष्ट्र, मैं इनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए इनका स्वागत करता हूं। कुबेर जी। जी हाँ जी 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 मंजू भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। और कविवर लीलाधर मंडलोई जी को भी मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार। अच्छा, एक बड़ी मैं कहना चाहूंगा आभार निवेदन के संदर्भ में कि कोरोना काल की एक विशेष उपलब्धि के रूप में गंगा कावेरी व्याख्यान माला से मैं जुड़ा हुआ हूं। पिछले वर्ष से लगातार इसकी अधिकांश कड़ियों में यथाशक्ति यथासंभव सम्मिलित होने का प्रयास मैंने किया है। बहुत ही अच्छे विषयों का चुनाव इस व्याख्यान माला के अंतर्गत होता रहा है। मैं तो इस माला को हिंदी जगत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। जी, एक ऐसा यहाँ पर अपना स्थापित किया है, विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने के संदर्भ में, तो ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। मुझे तो लगता है कि इस तरह की कोई व्याख्यान माला संभवतः देश जारी। अच्छा, आप सुन रहे हैं आवाज को? हेलो। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। आप धन्यवाद इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आज के इस 31वें प्रसंग में या पुष्प में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हिंदी के सुविख्यात कवि के रूप में यहाँ प्रदर्शित करना चाहूंगा। आदरणीय लीलाधर मंडल जी उपस्थित है। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान के संयोजकों की ओर से आदरणीय कविवर जी का आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
मैं कहना चाहूंगा कि मंडलोई जी की जो कविताएं हैं वह कविताएं उपेक्षितों, पीड़ितों, दलितों की पक्षधर रही है। इस तरह से उपेक्षितों, पीड़ितों को, दलितों के, गरीबों के माध्यम से व्यक्त करना कविताओं के माध्यम से, ऐसे कुछ गिने चुने कवियों में वर्तमान में लीलाधर मंडलोई जी का स्थान है। आपकी कविताओं में विविध प्रकार का विषय वैविध्य हमें प्राप्त होता है और मानवीय संवेदना की एक बड़ी भूमिका कविवर्ग की कविताओं में लक्षित होती है। तो आदरणीय कवि जी, इस व्याख्यान की आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छा, इस विषय में एक और बात मुझे कहनी है। ये समय काफी लंबा हो गया है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हम व्याख्यानमाला में मिले। लगभग मैं देख रहा हूं कि 40-45 श्रोताओं के आसपास हम सब इस आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। काफी लंबा समय हो गया। जहां तक इस व्याख्यानमाला के आज के विषय की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अत्यंत संवेदनशील विषय और मानव जाति के प्रारंभ काल से एक विशेष भूमिका के रूप में, एक विशेष समस्या के रूप में, एक विशेष चुनौती के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान रहा है। संसार का ऐसी देश नहीं है कि जिस देश में विस्थापन के इस दर्द से कोई न कोई समुदाय, कोई न कोई वर्ग पीड़ित न रहा। इस संदर्भ में हम किसी एक समर्थन नहीं कर सकते, उसका कई तरह के अंतर्विरोध, कई तरह के ऐसे विरोधाभास इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस संदर्भ में यदि आज के और आप लोगों की अनुमति में छोटी सी कविता मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। हेलो, ये कविता है बंदिनी देवी की कविता है। हेलो, आवाज सुन पा रही मेरी? हाँ, आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ हाँ, ये शायद संभवतः नेटवर्क की कोई समस्या है। अच्छा, ठीक से आ रही है आवाज? मैं नहीं, बीच बीच में कट रही है, फिर भी आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए। जी, चलिए ठीक है। तो इस संदर्भ में आज के प्रमुख वक्ता लीलाधर मंडलोई जी का मैं पुनश्च धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संदर्भ में गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के संयोजकों में पोम्पे कॉलेज एकला के प्राचार्य और कर्नाटक मंगलूरु विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष है, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश के प्राचार्य महोदय जी का भी मैं इस संदर्भ में ज्ञापित करता हूं। आज की इस व्याख्यानमाला में सम्मिलित सभी श्रोताओं, शोधार्थियों, अध्यापकों, छात्रों का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित हूँ। और मुझे धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपने के लिए मेरे मित्र श्री मंजुनाथ जी और श्री डॉक्टर यहाँ पर जो है जयशंकर तिवारी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों की अनुमति से आज की यह व्याख्यानमाला समाप्त हुई है, इसकी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद 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 ज्ञापन के लिए मित्रवर्य कुबेर कुमावत जी। तो मित्रों, मैं फिर से जो हमारे इस व्याख्यानमाला में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितने भी जो हिंदी प्रेमी प्राध्यापक मित्र और शोधार्थी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आयोजक मंडल की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसमें हमारे जो बहुत से जो कॉलेज के अध्यापक मित्र और उसके बाद दक्षिण से जो कैलकट से जो प्रमोद जी जुड़े हुए थे, और उसके बाद जो कालीकट कालड़ी विश्वविद्यालय के जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवि जी जुड़े हुए थे। तो इस तरह के बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और हमारे जो ये कार्यक्रम जो है
इसका प्रोत्साहन करते रहते हैं। मैं इन सभी का मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, पहले जैसे कि बताया गया है तो ये इस महीने का पहला व्याख्यान है। दूसरा व्याख्यान होगा मौलिक लेखन की चुनौतियां, जो डॉक्टर विजय कुमार भारती, जो हिंदी के प्रोफेसर है, काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल पश्चिम बंगाल के हैं, उनका व्याख्यान होगा इस महीने का दूसरा व्याख्यान। और इसके साथ इस महीने का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, व्याख्यान महीने के जो हफ्ते में एक बार शनिवार को होंगे। तो तीसरा व्याख्यान होगा 20 मार्च को, जो शनिवार को लगता है। उसका विषय होगा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार। इस जो विषय के संबंध में डॉक्टर ए अच्युतन, आचार्य एवं अध्यक्ष, जो सेवानिवृत्त हैं, हिंदी विभाग कालीकट विश्वविद्यालय के, जो केरल में स्थित है, वे इस विषय पर जो तीसरे व्याख्यान के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। और इस महीने का अंतिम व्याख्यान होगा जो 27 तारीख को होगा। इस व्याख्यान का विषय है भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध। जो महाराष्ट्र के प्रख्यात हिंदी लेखक डॉक्टर दामोदर कड़से, जो सहायक महाप्रबंधक सेवानिवृत्त है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, इनका इस महीने का अंतिम व्याख्यान होगा। तो मित्रों, आप सभी को इस व्याख्यान में प्रोत्साहन देने के लिए मैं आयोजक मंडल की ओर से, जैसे कि मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, पॉम्पे कॉलेज आईखड़ा मंगलूर और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इन सभी की ओर से मैं आपको फिर से आभार और हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तिवारी जी। जी, आपके इस धन्यवाद के स्वर में मैं अपना भी स्वर मिलाते हुए सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। विशेष रूप से आज के मुख्य वक्ता श्री लीलाधर मंडलोई जी के प्रति कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और सभी प्रतिभागी और साथियों के प्रति मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ हमारे मित्र जो इस व्याख्यान माला के संचालन में सहयोग दे रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर तिवारी, इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसके साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ पर करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।